हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टार गैलेक्सी चैनल। आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा, आज हम बात करेंगे इंस्पायर फेलोशिप के बारे में। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद कभी इंस्पायर फेलोशिप के बारे में सुना ही नहीं है। कुछ ने सुना होगा, लाइक आपने इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में सुना होगा, कईयों को मिलती भी होगी, बट मैनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट इंस्पायर फेलोशिप। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्पायर फेलोशिप। तो इंस्पायर फेलोशिप सबसे पहले तो ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें ये है, व्हाट इज़ इंस्पायर फेलोशिप, इट्स यूज़, एलिजिबिलिटी एंड इट्स प्रोसीजर, हाउ टू गेट इट। तो आज हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बाय व्हाट इज़ इंस्पायर फेलोशिप। पहले इंस्पायर फेलोशिप होता क्या है, ये उनके लिए जिन्हें नहीं पता है। तो इंस्पायर फेलोशिप जो है, ये एक बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। आप लोगों ने CSIR नेट के बारे में सुना होगा, नेट JRF साइंस के लिए जो CSIR नेट JRF होता है, यू हैव ऑलरेडी हेard अबाउट दैट। तो उसी के जैसे एक इंस्पायर फेलोशिप होती है। अब देखो, जो CSIR नेट JRF होता है उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है नेशनल लेवल। अगर आप उसमें JRF के रैंक में आ जाते हो तो आपको JRF फेलोशिप मिलती है PhD करने के लिए। सिमिलरली आपको इंस्पायर फेलोशिप भी मिलती है PhD करने के लिए, बट आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। यू डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम। इसके कुछ एलिजिबिलिटीज़ अलग है, वो हम आगे बताऊंगी कि आपको कैसे इंस्पायर फेलोशिप मिलती है। लेकिन इंस्पायर फेलोशिप के लिए एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता और ये PhD के लिए मिलेगी आपको। आपकी पी और जो उसमें अमाउंट्स होते हैं, जो आपको CSI नेट में मिलता है वही सेम अमाउंट इसमें भी आपको PhD करने के लिए मिलता है। लाइक 31,000 के अराउंड है पर मंथ फॉर 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स अगर आप PhD में इनरोल हो जाते हो और आपको इंस्पायर फेलोशिप लग जाती है तो आपको इतना अमाउंट पर मंथ मिलेगा। उसके साथ 20,000 फॉर कंटिजेंसी अमाउंट जो साल में एक बार मिलता है फॉर केमिकल्स या जो भी आपका रिगार्डिंग है, रिसर्च रिगार्डिंग है। और ये आपको डॉक्टरल डिग्री के लिए मिलती है। ऑल द इंस्पायर फेलोशिप आपको जो है पोस्ट डॉक के लिए भी मिलती है, बट वो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी आज। इंस्पायर फेलोशिप में आपको ये सब देखने को मिलता है। तो इसके बाद सेम, उसके बाद अगर 3 साल से ज़्यादा आपकी PhD चलती है, आप 5 साल करते हो, 2 साल जो लास्ट के 2 साल होंगे, फिर उसमें 3 साल के बाद उसमें आपको 40,000 जो है पर मंथ मिलेगी, जो उसमें अमाउंट मिलता है फॉर योर PhD, टू परस्यू PhD फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो 5 साल की आपकी जो है PhD रहती है। तो ये है इंस्पायर फेलोशिप। अब हम देखेंगे जो इंस्पायर फेलोशिप है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इंस्पायर फेलोशिप हैज़ टू काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी, वन इज़ योर गोल्ड मेडलिस्ट, सेकंड इज़ योर इंस्पायर स्कॉलर। अगर आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह में टॉप किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हो अपने मास्टर्स में, तो भी आप इसे फिल कर सकते हो। देखो, फॉर गोल्ड मेडलिस्ट मैंने एक वीडियो बना रखी है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में। मैं डायरेक्ट बताऊँगी। मान लो अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हो तो इन दैट केस आपको जब भी मतलब इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी इंस्पायर फेलोशिप की, तो वहाँ पर जब आप ओपन हो जाएंगे पोर्टल, तो आप वहाँ जाकर जब भी अपना फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहाँ पे साइड में आपको टेम्पलेट्स मिलती है। वहाँ पे रैंक सर्टिफिकेट का टेम्पलेट होता है, आपको वो डाउनलोड करना है वहाँ से, उसे फिल कराना है अपनी यूनिवर्सिटी में जाके जहाँ से भी आपने गोल्ड मेडल लिया है। स्टैम्प लगेगी, फिर वो चीज़ आपको जो है PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी होती है अपने फॉर्म फिलिंग के दौरान, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट के बेस से फिल करते हो इंस्पायर फेलोशिप के लिए। दूसरा होता है इंस्पायर स्कॉलर, कि आप अपने बैचलर्स में मास्टर्स में इंस्पायर स्कॉलर रहे हो, जो कि मैक्सिमम बच्चे होते हैं। तो अगर आप इंस्पायर स्कॉलर हो तो भी आप इसे फिल कर सकते हो। गोल्ड मेडलिस्ट नहीं भी हो लेकिन आप इंस्पायर स्कॉलर हो तो आप फिल कर सकते हो। लेकिन इंस्पायर स्कॉलर में आपकी जो मास्टर्स है वो 70% से ज़्यादा मार्क्स से कंप्लीट होनी चाहिए। 70% उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो CGPA है या फिर आपका जो है परसेंटेज मोड है। तो और आपको बैचलर्स और मास्टर्स में जो है स्कॉलरशिप मिलती होनी चाहिए, तभी आप फेलोशिप के लिए जो है एलिजिबल होंगे। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। तो गोल्ड मेडलिस्ट वालों को रैंक सर्टिफिकेट ज़रूर दें। इस पर मैं एक, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बनाऊँ, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इसमें मैंने 2 एलिजिबिलिटीज़ बता दी, गोल्ड मेडलिस्ट एंड इंस्पायर स्कॉलर। अब पढ़ते हैं हम इसका प्रोसीजर। तो एक तरह से 2 लेवल प्रोसेस होती है, 2 तरह से प्रोसीजर होते हैं। मान लीजिए आप अभी PhD में इनरोल नहीं है, विदाउट ऑलरेडी इनरोल्ड इन PhD, प्रोविजनल ऑफर लेटर आप नहीं हो इनरोल्ड और आपने ये फॉर्म कर दिया फिल किसी भी वे में, चाहे इंस्पायर स्कॉलर के थ्रू चाहे गोल्ड मेडलिस्ट के थ्रू, आपने फिल कर दिया अपना फॉर्म। वहाँ पे आपसे डिटेल्स, आपकी जो माइनर डिटेल्स है, आपके फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनकी मार्कशीट्स की जो है आपने PDF बना के अपलोड कर देने हैं।
और उसमें एक आपको छोटा सा रिसर्च टॉपिक लिखना होता है। कोई भी, शायद आपने एमएससी में रिसर्च की हो तो आप एमएससी के रिगार्डिंग कोई भी एक छोटा सा 200 से 250 वर्ड्स का एक रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। कुछ भी आपने लिख लिया कि लाइक आप किस पे रिसर्च करना चाहते हो, या आपने मास्टर्स में कोई रिसर्च कर रखी है, कुछ किया हो, उस पर लिख सकते हो और फिर इसे सबमिट कर देना है। तो अगर उसके बाद एक लिस्ट आती है फर्स्ट स्क्रीनिंग लेवल की, ये अभी मैं विदाउट ऑलरेडी इनरोल जो भी नहीं है पीएचडी में उनके लिए आपकी एक लिस्ट आएगी। तो अगर आपका नाम उस फर्स्ट स्क्रीनिंग लेवल लिस्ट में, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो सही है, कि आप एलिजिबल हो इसके लिए। अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका नाम लिस्ट में आएगा और प्रोविज़नल ऑफर लेटर की लिस्ट में आएगा। आपको एक प्रोविज़नल ऑफर लेटर आपकी मेल पर भी आएगा और आप साइट पे जाके अपनी लॉगिन आईडी डाल के उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, तो वो और फिर डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रोविज़नल ऑफर लेटर आप क्या है, जब किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है आप पीएचडी जो भी इंस्पायर फेलोशिप को मान्यता देती है यूनिवर्सिटीज़, उनमें जाके आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविज़नल ऑफर लेटर। और फिर वहाँ पे आपको जैसे ही आपके एडमिशन, 1 साल का इसका जो है टाइम पीरियड रहता है कि आपको एक, जैसे मान लीजिए आज अगर आपका इंस्पायर फेलोशिप का जो है प्रोविजनल ऑफर लेटर निकला है आपके नाम पे, तो आज से अगले साल तक आपका ऑफर लेटर वैलिड है। उसके अंदर अंदर आपको एडमिशन लेनी है। आपने एडमिशन ले ली तो उसके बाद फिर एडमिशन, जैसे ही आपने एडमिशन ली, उस एडमिशन की डेट से पूरे 1 महीने के अंदर आपको अपना जो भी आपका पीएचडी में आपका जो आपको मतलब पीएचडी करवाएंगे आपके गाइड होंगे, उनकी आपको सीवी यानी कि उनका रिज्यूम आपको अपलोड करना है साइट पे। साथ ही साथ आपको अपने एडमिशन के जो भी लेटर्स वगैरह होंगे वहाँ पे लिखा हुआ वो अपलोड करना है। और तीसरा, आपको अपना रिसर्च प्रपोजल, इस बार आपको 4 से 5 पेजेस का रिसर्च प्रपोजल बनाना है कि ड्यूरिंग योर पीएचडी आप किस पे रिसर्च करने जा रहे हो। उसे फिर अपने जो भी आपका गाइड होंगे, जो आपको पीएचडी करवा रहे हैं, आपके प्रोफेसर, आपको उनसे जो है साइन करवानी है, स्टैम्प्स लगेगी। उसके बाद आपको उसे अपलोड करना है। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग होगी कि अब सेकंड लेवल प्रोसेस है, आपकी स्क्रीनिंग होगी। अगर आपके जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल डाला, सीवी डाली, आपका इंस्टीट्यूट के बारे में डाला, आपने अपने सारे जो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाले, अगर वो सब सही होते हैं, अच्छे जाते हैं, मतलब अब आपकी एक अच्छी जो है एवोल्यूशन कमेटी बैठेगी। वो मार्किंग करेगी, आपको 60 से अबव स्कोर करना है। अगर आप 60 से अबव उसमें स्कोर कर जाते हैं, आपकी ये सारी चीज़ें, अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाते हो आप, तो आपको फाइनल ऑफर लेटर आएगा। अदरवाइज़ कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है अगर आप अच्छा ना करो। तो फाइनल ऑफर लेटर आता है। फिर आपको जो है उसके बाद अपने अकाउंट डिटेल्स वगैरह देने होते हैं। फिर आप जो है कर सकते हो इस पर, जो है आपको फिर मिलनी शुरू हो जाएंगी आपकी जो भी स्टाइपेंड्स होंगे। तो ये है जिन्होंने ऑलरेडी अभी पीएचडी में एडमिशन नहीं ली है। दूसरा है जो अभी पीएचडी में है लेकिन अभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। अब आप अप्लाई करने जा रहे हो, अब अप्लाई कर रहे हो पीएचडी के थ्रू, तो आप पहले ही आपको सेम जो इसमें सेकंड प्रोसीजर बताया था मैंने, डायरेक्ट और फाइनल ऑफर लेटर वाला, आपको वहीं करना है। आपकी जो सीवी और रिज्यूमे होगा आपके गाइड का, आपका रिसर्च प्रपोजल, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे एडमिशन्स के, वो सारा अपलोड करना है। फिर आपका फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग में आपको रिकमेंडेशंस आएगी। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिकमेंड हो जाती है सेकंड लेवल के लिए, तो ठीक है, फिर आपका सेकंड लेवल में फिर से स्क्रीनिंग होगी प्रोविजनल ऑफर लेटर वालों से, जो बच्चे आएंगे फाइनल के लिए उनके साथ। फिर आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलेगा अगर आप वहाँ पे जो है क्वालिफाई कर जाती है। टोटल आपको 1000 जो है फेलोशिप्स मिलती है पर ईयर। हर साल 1000 फेलोशिप्स ये प्रोवाइड कराते हैं इंस्पायर वाले। तो उसके लिए ये प्रोसीजर होता है, आपको जो क्वालिफाई करना होता है उसी के बेसिस पे आपको इसमें जो है फेलोशिप मिलती है। और एक बात और, जिस पे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, मतलब यूजीसी उसे मान्यता देती हो। दूसरा, उसके पास पीएमएफएस जो है अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपके जो है सारे के सारे जो भी आपको मतलब स्टाइपेंड मिलेगा, जो भी आपको मनी मिलेगा पर मंथ, वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगा। फिर वहाँ से वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और आपको हर बार मतलब कुछ कुछ वक्त में आपको डिटेल्स देते रहना पड़ेगा 1 साल में लास्ट में, कि आपने कैसे कहाँ यूटिलाइज़ किया है मनी। तो ये आपका इंस्पायर फेलोशिप का प्रोसीजर है। अब इसके प्रोसीजर के साथ आपको एज लिमिट इसकी 22 to 27 ईयर्स रहती है। 22 से 27 साल के बीच या फिर 22 या 27 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे फ़िल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र उससे कम उससे ज़्यादा है तो आप फ़िल नहीं कर सकते। दूसरा, ये सिर्फ आपकी जो मान लीजिए आपने अभी अपनी मास्टर्स की है 2022 में, अगर आप मास्टर्स कंप्लीट करते हो तो आप
2022 की एडवर्टाइजमेंट फिल कर सकते हो और 2023 की एडवर्टाइजमेंट फिल कर सकते हो। उसके बाद आप एलिजिबल नहीं हो एडवर्टाइजमेंट फिल करने के लिए, उसके बाद आप ये फेलोशिप फिल नहीं कर सकते। ओनली 2 ईयर्स, जिस साल आपने कंप्लीट किए उस साल फिल कर सकते हो और उससे अगले साल, उसके बाद आप इसे फिल नहीं कर सकते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, चैनल सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड ऑल्सो योर suggestions are welcomed in comment section and questions are also welcomed in comment section. Thank you so much for watching.